तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे हम किस तरीके से एक प्रोफेशनल जो सैलरी शीट होती है वो किस तरीके से दिखती है और उसको हम किस तरीके से बना सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो सिंपली है मैंने यहाँ पे जो है एक जो ढांचा होता है वो सैलरी शीट को वो मैंने प्रिपेयर करके रखा है ताकि जो टाइम जो है हमारा ज़्यादा वेस्ट ना हो सके। तो आप देख सकते हैं कि जो सिंपली जो मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर पहले ऐड कर लिया है और एम्प्लॉय आईडी जो हम एक यूनिक आईडी प्रोवाइड करते हैं अपने एम्प्लॉय को, जिससे कि क्योंकि वहाँ पे ना एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी मल्टीपल नाम्स के एम्प्लॉय होते हैं, तो हम उनको एक यूनिक आईडी प्रोवाइड करते हैं जिससे कि हम उनको स्पेसिफाई कर सकें। उसके बाद आता है यूएएन नंबर, जो हम किसी एम्प्लॉय को पीएफ में एनरोल करते हैं जो कि एलिजिबल है कि नहीं चेक करने के बाद, तो वहाँ से हम उन्हें यूएएन नंबर असाइन करते हैं जो कि होता है 12 डिजिट का। तो मैंने यहाँ पे सब रैंडमली ऐसे नंबर लिखे हुए हैं। उसके बाद आता है हमारा ईएसआईसी नंबर यानी कि आईपी नंबर, इंश्योर्ड पर्सन, जो हमारा 10 डिजिट का नंबर होता है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर रखा है। उसके बाद अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, नेम, उनके फादर्स नेम, उसके बाद उनकी जो डेजिग्नेशन है वो। आई होप आपको जो छोटी चीज़ थी वो मैंने आपको क्लियर कर दी। तो उसके बाद मैं एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पे अब उसके बाद लिखा है ग्रॉस। अब यहाँ पे आता है एक सेक्शन हमारा रेट वाला और उसके बाद आता है एक अर्निंग। जो रेट होता है वो हमारा एक फिक्स कंपोनेंट होता है जो हम मंथली अर्न करेंगे। जैसे कि यहाँ पे है 35,000, 65,000, जो एक फिक्स रेट है जो आपको मंथली मिलेगी ही मिलेगी। उसके बाद आता है एक अर्निंग वाला सेक्शन यानी अर्न, कि आपने कितना कमाया है उस मंथ में काम करके। तो सिंपली यहाँ पे आता है पहले हमारा जो कॉलम है वो है ग्रॉस का। ग्रॉस के अंदर वो कंपोनेंट्स आते हैं जितने भी हमारे अलाउंसेस होते हैं उन सबको मिलाकर जो ग्रॉस है वो बना होता है, जिसमें हमारा बेसिक आता है, डियरनेस अलाउंस, एचआरए, होम रेंट अलाउंस, कन्वेंस, मेडिकल अलाउंस, और जो रेस्ट ऑफ दी जो अलाउंसेस बच जाते हैं हम उनको अदर्स के अंदर डाल देते हैं। सिंपली अब आज बात करते हैं हम बेसिक। बेसिक जो होता है वो हमारा जो होता है वो हमारी ग्रॉस का 40 to 50% कवर करता है। ये कंपनी टू कंपनी और आप कहाँ पर रह रहे हो, मैक्रो सिटी वाले एरिया में रह रहे हो, नॉन मैक्रो वाले एरिया में, तो ये आपके कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है और लोकेशन वाइज। तो सिंपली जैसे कि हमारे यहाँ बेसिक है, जो बेसिक होता है वो हमारा होता है ग्रॉस सैलरी, यानी जो हमारा जो फिक्स एक रेट है उसका हम लेते हैं यहाँ पे 50%। तो मैंने यहाँ पे सिंपली इंटू 50% कर दिया और कॉमा लगा के जीरो। आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आप ऐसे निकालो तो आप ना चीज़ों को राउंड करके ही निकालो, क्योंकि जब राउंड करके आप लगाते हो तो जब हम आगे जाके जब समरी बनाएंगे, जैसे पीएफ में चालान किस तरीके से जनरेट करते हैं, ईएसआईसी में चालान किस तरीके से जनरेट करते हैं, जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है उसे किस तरीके से कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वहाँ पे जो राउंड फंक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसका जो आएगा 65 का वो आएगा 32,500। आप दे सकते हैं, ठीक है। हमारा जो 50% है वो ग्रॉस का। उसके बाद आता है HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस। जो हाउस रेंट अलाउंस होता है वो हमारा होता है बेसिक का 40 to 50%, काफ़ी टाइम होता है 35% भी कैलकुलेट करते हैं। अब मैं जैसे कि यहाँ पे फिर से मैंने राउंड लगाया और मैंने बेसिक का लिया यहाँ पे 35% इंटू 35%, फिर कॉमा जीरो यानी ट्रू। फिर उसके बाद जो कन्वेंस होता है वो हमारा जाता है मैक्स टू मैक्स 1600 यानी 1600। और जो मेडिकल अलाउंसेज होती है 1250 यानी 1250। और उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट जो हमारी बच जाती है वो आ जाती है हमारी अदर्स के अंदर। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे सिंपली लिया 65,000, ठीक है, वो 63,000। और उसके बाद मैंने क्या किया, माइनस कर दिया ये सारी अमाउंट को। अब देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले इसको माइनस किया, फिर यहाँ पे गया, फिर मैंने इस वाले कॉलम को और फिर इस वाले को जैसे ही माइनस, तो यहाँ पे जो बचा हमारा 18,275 बचा, यानी 18,275। अब देखिए, अब जैसे ही मैं बेसिक, एचआरए, कन्वेंस, मेडिकल और जो अदर है, अगर मैं उसको कैलकुलेट करूंगा तो यहाँ पे ये वही अमाउंट आ जाएगी जो ग्रॉस में हमारी बनी हुई है। आप देख सकते हैं जैसे ही मैं इसे अब यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा तो हमारे यहाँ पे जो 65,000 है वो वापस आ गया। मैं आपको तो जूम करके दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए 65,000 यहाँ पे आ गया और यहाँ पे भी 65,000 आ गया। अब देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे कितनी ईजी तरीके से और ये चीज़ें जो हैं
हो गए यहाँ पे। अब उसी तरीके से अब मैं इसे यहाँ पे इसे ड्रैग कर दूंगा। ये हमारा जो हो गया, ये हमारा सेक्शन कॉलम हो गया रेट वाला, ठीक है, जिसमें हमें एक फिक्स रेट मिला हुआ है। अब उसके बाद आता है वर्किंग डेज, यानी कि वो डेज जो हमने काम किया है। तो सिंपली मैं यहाँ पे समझाने के लिए पहले 31 ले लेता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद मैं यहाँ पे बोलता हूँ बेसिक। अब हम इसको किस तरीके से निकाल सकते हैं, तो हम फिर से वैसे ही करेंगे। मैंने यहाँ पे राउंड लगाया, ठीक है, और मेरे को सिर्फ बेसिक का ही उठाना है। आप देख सकते हैं मैंने बेसिक ही उठाया है, और उसके बाद मैंने इसे डिवाइड किया नंबर ऑफ डेज से, ठीक है। यानी कि जैसे यहाँ पे मैंने दिसंबर का सिंपली मंथ लिख रखा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है साइड में, मैं चाहूँ तो यहाँ पे भी लिख सकता हूँ 31, मगर मैं यहाँ पे मैनुअली ना लिख के इसको प्रोफेशनली करूँगा। मैंने यहाँ पे लिखा हो तो मैंने इसको उठाया और इसको क्या किया कि मैंने यहाँ पे लॉक कर दिया ताकि ये ड्रैग ना हो सके। फिर उसके बाद इनटू करूँगा इसके वर्किंग डेज वाले कॉलम से, यानी कि टोटल डेज से, ठीक है। उसके बाद कॉमा 0। अब देखिए यहाँ पे पूरे के पूरे 32,500 आ गए, ठीक है। अगर मैं इसे यहाँ पे 30 कर दूंगा तो ये 30 के हिसाब से जो भी इसकी अर्निंग बनेगी वो लेगा यहाँ पे। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे सिंपली फिर इक्वल्स टू लगाया और राउंड लगाया। फिर मैंने एच आर ए लिया, और उसके बाद मैंने यहाँ पे फिर डिवाइड किया 31 से, ठीक है। और उसके बाद मैंने मल्टीप्लाई किया किससे, वर्किंग डेज से, फिर कॉमा 0। मैं यहाँ पे इसे फिर से वैसे ही F4 प्रेस करके इसे लॉक कर दूंगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे जो है 11,375 हमारा फिर से वही अमाउंट आ गया। आप देख सकते हैं ये सब मैच कर रहा है। उसके बाद मैंने फिर यहाँ पे इक्वल्स टू लगाया, और फिर से मैंने वही सेम फॉर्मूला लगाऊंगा राउंड का, यानी कि कन्वेंस का, ठीक है। फिर डिवाइड बाई 31, मैंने इसको लिया। एक मिनट, ये यहाँ पे मैंने कन्वेंस को लिया, और उसके बाद मैंने डिवाइड किया 31 से, ठीक है। और इसको मैंने फिर से लॉक कर दिया, और उसके बाद मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया इसकी वर्किंग डेज वाले, यानी टोटल डेज जो हमारे पेड डेज बनते हैं उससे, फिर कॉमा 0। मैंने फिर यहाँ एंटर मारा, देखिए यहाँ फिर से 1600 आ गया। अब उस तरीके फिर से मैं मेडिकल अलाउंस वाले पे लगाऊंगा। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि चीज़ें किस तरीके से काम कर रही है। फिर उसके बाद वही सिंपली डिवाइड, फिर इसको लिया नंबर ऑफ डेज से, फिर इसको लॉक किया, इनटू किया मैंने क्या इससे, इसको टोटल पे डेज जो हमारे हैं एम्प्लॉय के। फिर उसके बाद मैंने इसे बंद किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1250 फिर से पूरे आ गए। अब मैं उसके बाद फिर से राउंड लिया। मैं आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे हर बार राउंड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो समरी बनाते वक्त जब हम पी का चालान बनाएंगे और ईएसआई का चालान बनाएंगे, तो इन सब समय इन सब चीज़ों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब देख सकते हैं मैंने फिर से नंबर ऑफ डेज को लिया जो डिवाइड करेगा इसकी पूरे जो टोटल अदर है उसको, फिर इंटू पे डेज, यानी जो टोटल डेज है उसके बाद कॉमा 0। अब देखिए यहाँ पे आ गया टोटल। तो मैं यहाँ पे फिर से इन सबको जोड़ूंगा, अगर बेसिक, एच आर ए, कन्वेंस, मेडिकल, और उसके बाद अदर। अब देखिए यहाँ पे आ गया 65,000। अब देखिए वही अमाउंट आ गया। अगर मैं यहाँ पे इसे 28 कर दूं तो देखिए 28 के हिसाब से लेगा। अब उसके बाद यहाँ पे अगर 25, फिर उसके बाद 12, 31, 30। अब देखिए यहाँ पे ये उसी हिसाब से जो है ये फॉर्मूला लगे जा रहा है, और यहाँ पे उसी हिसाब से इनकी सैलरी भी बनेगी। अब देखिए अब जैसे मैं इसे यहाँ से इसे ड्रैग करूँगा, ये देखिए इन सबके उसी के हिसाब से सैलरी बन गई 11,291। आप देख सकते हैं, ठीक है, कि इनका फिक्स रेट हो गया जो इनको मंथली मिलेगी, और ये वही रेट है जो इन्होंने अर्न किया है। अब आते हैं हम अगले पार्ट पे, यानी कि एरियर। एरियर का मतलब होता है कुछ ड्यू रह जाता है जो हमें एम्प्लॉय को पे करना होता है, जिसमें हम उनको जैसे कि ओटी रह जाता है या फिर इंसेंटिव वगैरह है, किसी भी तरीके कोई अमाउंट है जो एम्प्लॉय को पे करना है, एम्प्लॉय को देना है,
तो हम उसको यहाँ पे रखते हैं। फिर आता है टोटल पेएबल सैलरी। तो यहाँ पे जो टोटल पेएबल सैलरी बनती है वो हमारा हम टोटल लेंगे, और उसके बाद एरियर, जो कि हमारा कुछ है नहीं। अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, अगर कुछ रह रहा हो तो। ठीक है। अब आते हैं हम अपने पीएफ वाले सेक्शन पे। जो पीएफ जो है हमारा पीएफ वेजेस जो रेट है, अप टू 15,000 यानी 15,000 तक ही आप पे कर सकते हो। अगर आपकी सैलरी 15,000 है तो वहाँ पे ही आप पीएफ का पार्ट बन सकते हो, पीएफ के मेंबर। अगर आपकी लेस देन 15,000 है या 15,000 है, अगर आपकी 15,000 से ऊपर है तो भी आपकी जो अमाउंट है 15,000 तक ही कटती है। मगर कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जहाँ पे एम्प्लॉय चाहे तो 20,000 पे, 18 पे, 25 पे, 30 पे भी कटवा सकते हैं अपना पीएफ। वो डिपेंड करता है आपका सिचुएशन पे। मगर जो आपको है वो अप टू 15,000 तक ही कैलकुलेट करना है। तो मैं यहाँ पे जो पीएफ रेट है, मैं आपको यहाँ बताता हूँ किस तरीके से लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर सिंपली मिनिमम का फॉर्मूला लगा रहा हूँ। ठीक है। और जो आपका जो पीएफ है ना, वो आपका बेसिक पे कटता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो मैंने टैब दबाया और जो उसका जो रेट है ना, वो यहाँ पे है बेसिक वाला। ये देखिए यहाँ पे। ठीक है। तो मैंने इसको लिया, उसके कॉमा 15,000 लिखा। ठीक है। अब देखिए मैंने बोला मिनिमम, यानी कि बेसिक जो है इसका 32,500 है, और इसका जो है मिनिमम में मैंने लिखा 15,000, यानी कि 32,500 15,000 जो भी कम हो उसी को लेना। मैं बताता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया। जैसे कि देखिए यहाँ पे आ रहा है 12,500। अगर मैं यहाँ पे सिंपली अगर मैं इसको उठा के सीधा 32,500 यहाँ लिख देता तो वो डायरेक्ट वही लेता हर जगह। मैंने यहाँ फॉर्मूला लगाया ताकि मेरे को चीज़ें जो हैं आसानी से मैं कर सकूँ। जैसे इसकी 12,500 है तो यहाँ पे आप बेसिक देखोगे इसका 12,500 ही है, तो यहाँ पे डायरेक्ट इसने 12,500 ले लिया। आई होप आप समझ गए होंगे यहाँ पे मैंने मिनिमम का फॉर्मूला क्यों लगाया। अब उसके बाद आता है हमारा कि यहाँ पे इसका कितना अमाउंट बनता है। अब मैंने यहाँ पे फिर से वही राउंड का फॉर्मूला लगाया और डिवाइड किया नंबर ऑफ डेज से। ठीक है। अब देखिए और फिर उसके बाद मैंने इंटू किया। मैं यहाँ पे इस सेल को पहले लॉक कर देता हूँ, अगर मैं लॉक नहीं करूँगा तो ड्रैग हो जाएगा और दूसरा कॉलम दूसरे सेल पे सरक जाएगा। फिर मैंने इंटू किया। ठीक है। मैंने यहाँ पे पहले पी एफ एच रेट डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज, और फिर उसके बाद से कितने दिन काम किया वो लिया मैंने। अब देखिए जैसे ही मैं सिंपली से बंद करूंगा तो इसका आ गया 13,548 रुपये। ठीक है। अगर मैं इसे 31 कर दूंगा तो ये यहाँ पे पूरे के पूरे 1800, तो यहाँ पे पूरे के पूरे 15,000 ले लेगा। आप देख रहे हो। तो इसी तरीके से मैं इसे फिर से 28 कर दे रहा हूँ। आई होप आपको चीज़ समझ में आ रही होंगी। और फिर उसके बाद ईपीएस, जो ईपीएस है ना उसमें पेंशन का पार्ट होता है, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। तो इसके अंदर ना आप ना 15,000 तक ही इसकी जो सीलिंग पॉइंट है अप टू, वो 15,000 तक ही रहती है। और जो ईडीएलआई होता है हमारा, वो भी एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस होता है, ईडीएलआई की फुल फॉर्म। तो वो भी 15,000 तक ही होता है, 15,000 एक्सीड नहीं कर सकता। और ईपीएस भी। तो इसीलिए हम यहाँ पे सिर्फ 15,000 ही लेते हैं। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे 15,000, ये पहले मैंने मीनू का फॉर्मूला लगाया यानी कि पीएफ वेजेस रेट। तो मैंने इसके बाद इसको लिया और उसके बाद मैंने 15,000 लिख दिया। जो भी कम हो उसको ले। ठीक है। अब जैसे कि मैंने इन दोनों को ले लिया। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कहीं कहीं पे ज़्यादा है तो कहीं कहीं पे कम। जैसे कि यहाँ पे इसका मैं इसको यहाँ पे जैसे कि मैंने 31 लिख देता हूँ इसको। अब देखिए सीधा सीधा से 15,000 ले लिया। ठीक है। अब वहीं पे ही अब जैसे कि इसका बन रहा है यहाँ पे 15,000 है। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे मैंने K6 लिया बेसिक। मैं आपको दिखाता हूँ जिसका कम है थोड़ा सा, ये 12,500। ठीक है। तो इसका सीधा सीधा यहाँ पे इसने वही उठा लिया है, जितना इसने अर्न किया उसी पे ही कटेगा। अब मैंने सिंपली फिर पीएफ का, अब मैंने यहाँ पे 12% निकालता हूँ। आप ना कभी भी ऐसा मत करना कि इस पर जाकर डायरेक्ट इंटू 12% कर दो, तो ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया जैसे समरी बनाओगे आप जाके तो वहाँ पे दिक्कत देगा बहुत ज़्यादा। तो सिंपली आप इसको यहाँ पे राउंड करके ही लगाना चीज़ें, ताकि क्लियर रहे। अब पीएफ वेजेस, जो पीएफ है वो हम पीएफ वेजेस पे निकालेंगे। तो मैं सिंपली इसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ 12% से। ठीक है। अब देखिए मैंने इसको कर दिया तो इसका 1800 आ गया सीधा। तो मैं इसे ड्रैग करता हूँ। अब देखिए इसका 1452 आ गया यानी 12%। अब देखिए
अब दे सकते हैं। अब उसी तरीके से हम जो ईपीएस होता है ये हमारा होता है 12%। ठीक है, उसी तरीके से जो हमारा ईपीएस होता है वो हमारा होता है 8.33%। मैंने राउंड लगाया और मैं आता हूँ सीधा ईपीएस वेजेस पे। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 8.33% से। आप देख सकते हैं हमारा ईपीएस आ गया। और उसके बाद आता है हमारा डिफरेंस, यानी जो पीएफ और ईपीएस के बीच का जो डिफरेंस होती है अमाउंट, वो आप देख सकते हैं 550 आया इसका। और उसके बाद आता है एनसीपी। एनसीपी होता है हमारा नॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पीरियड, यानी कि उस समय जब एम्प्लॉय एब्सेंट रहा हो, हम सिर्फ उन्हीं को ही एनसीपी में काउंट करते हैं। यहाँ पे एनसीपी में अगर आपने किसी भी तरीके से अगर गलत एंट्री कर दी तो उस समय आप अगर पीएफ विड्रॉल करते हैं किसी एम्प्लॉय का, तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और इसको ठीक करने में यानी करेक्ट करने में काफ़ी टाइम भी निकल जाता है। तो इस चीज़ का एनसीपी समय हम बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, क्योंकि इससे एम्प्लॉय का जो पीएफ में का जो पैसा होता है विड्रॉल का, वो निकालते हुए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो हम इसे यहाँ पे सिंपली नॉन वर्किंग यानी कि टोटल नंबर ऑफ डेज माइनस करेंगे वर्किंग डेज। अब देखिए इसका 0 आया एनसीपी। ठीक है, अब इसी तरीके से अब देखिए इसका 17 आ रहा है, इसका 14 आ रहा है। अब दे सकते हैं अगर आपने एनसीपी सही निकाली तो आपको दिक्कत दे सकता है, आपको ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं जो 5 तारीख के बाद या 16-17 तारीख को ज्वाइन करते हैं। अगर 31 में 16-17 हटाओगे आप, तो जैसे कि मैं यहाँ पे अगर सिंपली करके दिखाता हूँ, अगर मैंने 31 मई से अगर उसे 15 तारीख को ही ज्वाइन किया, अगर 5 तारीख से स्टार्ट करोगे तो उसकी एनसीपी 16 आएगी, मगर 16 यहाँ पे नहीं आएगी, क्योंकि अगर उसे बीच छुट्टी के तभी आएगी 15 से 31 के बीच में, क्योंकि 1 से 15 के बीच में ये अपसेंट तो कैलकुलेट कर ही नहीं सकते आप, क्योंकि उस समय से ज्वाइन ही नहीं किया था। अगर 16 से 15 के बीच में, यानी कि 15 से 31 के बीच में अगर ये अपसेंट होता है तो ही आप इसकी एनसीपी काउंट करोगे, वरना नहीं। अब उसी तरीके से फिर आता है ईएसआईसी वेजेस। ईएसआईसी वेजेस जो होती है वो आपकी अप टू 21,000 ही होती है। अगर आप 21,000 से ऊपर ईएसआई तभी काट सकते हो जब आपका ओटी हो, अगर जा रहा हो आगे तो। वरना जो हमारी सैलरी हो 21,000 से ऊपर हो तो आप ईएसआई का मेंबर नहीं बन सकते, आप ईएसआई की जो बेनिफिट है आपको नहीं मिल सकती। तो इसके लिए मैं सिंपली यहाँ पे से ग्रॉस उठाता हूँ। ठीक है, जो पेएबल है, तो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, जैसे कि मैं इसे यहाँ पर ड्रैग करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे जो ये है ये ईएसआई का पार्ट नहीं बन सकता, तो हम इसका ईएसआई नहीं काटेंगे। उसी तरीके से यहाँ पे हम सिंपली इसे मूव और कॉपी कर लेते हैं, ताकि जो मेंबर है सिर्फ उन्हीं का ही हम लेंगे। अब जैसे कि मैंने सिंपली ओके करके इसे ईएसआईसी शीट नाम दे देता हूँ। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे सिंपली देखता हूँ टोटल पेएबल अमाउंट, तो ये भी नहीं है, ये दोनों बिल्कुल नहीं रहेंगे क्योंकि इनकी सैलरी 21 से ऊपर है। ठीक है, उसी तरीके से मैं यहाँ पे इन लोगों को भी हटा दूँ क्योंकि ये भी मेंबर नहीं हो सकते। अब यहाँ पे जिनकी सैलरी 21,000 मोर देन 21,000 है, वो ईएसआई के मेंबर नहीं हो सकते, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे जो ईएसआईसी वेजेस है वो मैंने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, आप देख सकते हैं। अब उसके बाद जब भी आप ऐसा काम करो तो आप सी चीज़ों को सेपरेट करना, ताकि जो है डेटा आपका हौच पौच ना हो ज़्यादा और चीज़ें जो हो क्रिस्टल क्लियर हो सके। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब उसके बाद मैं यहाँ पे सिंपली ईएसआईसी जो होता है वो हम राउंड करके लेते हैं, और इसमें हम जो ईएसआईसी होता है वो 0.75% होता है हमारी ग्रॉस सैलरी का। यहाँ पे मैंने यहाँ पे इनको घटाने लगा। अब देखिए यहाँ पे आ गया 116 रुपये। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे, ठीक है, अब उसके बाद मैं इसे यहाँ पे इसे ड्रैग कर देता हूँ, आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर एडवांस किसी ने लिया है तो ठीक है, कि यस हो तो ठीक है। और उसके बाद आता है हमारा टोटल डिडक्शन। ठीक है, टोटल डिडक्शन एडवांस में यहाँ पे जो भी लेता है एम्प्लॉय, उसको यहाँ पे लिख देंगे, जैसे टीडीएस कट रहा होगा उसको यहाँ पे लिख देंगे। और उसके बाद टोटल डिडक्शन, टोटल डिडक्शन में वो आपका आता है सिर्फ पीएफ और ईएसआईसी कंट्रीब्यूशन। एडवांस है तो उसे ले लेना, अगर टीडीएस है तो उसे भी ले लेना। और एंटर, जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या लिया, पीएफ और ईएसआईसी। आपको याद रखना है कि जो ईपीएस होता है, जो डिफरेंस होता है वो होता है एम्प्लॉयर का पार्ट, यानी कि जो ओनर होता है वो पे करता है। तो यहाँ पे आप सिर्फ लोगे पीएफ और ईएसआईसी जो आपकी सैलरी में से डिडक्ट होगा। ठीक है, अब उसके बाद आता है नेट पेमेंट, यानी कि जो आपकी जो ग्रॉस सैलरी है,
यानी जो आपकी पेएबल अमाउंट है, जैसे कि ये है आपकी जो पेएबल अमाउंट है, तो इसमें से क्या होगा, माइनस होगा टोटल डिडक्शन। मैं सिंपली इसे ड्रैग कर देता हूँ यहाँ से, आप देख सकते हैं जैसे मैं इसे ड्रैग करूँगा तो ये आपका टोटल अमाउंट आ गया नेट पे, यानी कि जो भी ग्रॉस में से जो भी आपके कंपोनेंट है जिनको डिडक्ट करना है, जो भी स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस होती है हमारी, मतलब पीएफ, ईएसआई, टीडीएस और प्रोफेशनल टैक्स, तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है स्टेट टू स्टेट और टैक्स स्लैब्स पे, तो आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। और उसके बाद आता है सिग्नेचर या फिर रिमार्क, यानी किसकी सैलरी होल्ड करनी है या फिर किसी का ओटी, किसी भी तरीके से कुछ भी सिचुएशन हो या फिर किसी भी तरीके से कुछ भी हो तो उसके रिमार्क के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे डेज। डेज को हम यहाँ पे सेपरेट ऐसे लिखते हैं ताकि जो जैसे कभी फरवरी फरवरी हो गया तो हम सिंपली यहाँ पे फॉर्मूले में चेंज ना करके, जैसे कि यहाँ पे अर्न वाले सेक्शन में आते हैं जैसे कि यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, मगर वो थोड़ा सा अनप्रोफेशनल लगेगा, तो यहाँ पे सिंपली हम चेंज करेंगे तो यहाँ पे सभी में अपने आप ही जो है चीज़ें चेंज हो जाएंगी, आप देख सकते हैं। तो यही चीज़ें मैंने यहाँ पे चीज़ों को सेपरेट रखा है ताकि चीज़ें जो है क्रिस्टल क्लियर हो सके, आप देख सकते हैं। मैं आपको सिंपली एक बार दिखा देता हूँ फिर से जो शीट किस तरीके से बनाई है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यहाँ पे सिंपली मैंने एम्प्लॉय की जो मेन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैंने यहाँ पे लिखा है, फिर उसके बाद जो उसको जो पैकेज यानी जो उसका रेट है वो यहाँ पे है। उसके बाद जो अर्निंग सेक्शन है, जितना कितना कमाया है वो सेक्शन यहाँ पे रखा है, फिर पीएफ वाला पार्ट मेरे को यहाँ पे रखा है, फिर ईएसआईसी का यहाँ पे 0.75%, फिर उसके बाद एडवांस है, टीडीएस है, नेट पेमेंट और सिग्नेचर रिमार्क, जो भी जो रेस्ट ऑफ द चीज़ें हैं उनको हम यहाँ पे पुट करेंगे। और जो चीज़ों को जितना आप सेपरेट हो सके उतना सेपरेट रखिए ताकि जो आपकी जो मास्टर शीट है उसके साथ किसी भी तरीके से कोई भी डेटा में मैनिपुलेशन ना हो सके। जो भी आप वर्किंग शीट हो आप उसको सेपरेट रखना ताकि जो चीज़ें हो वो आसान रहें। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चीज़ें बहुत ही जल्द आसानी से हो गई। अब जैसे कि मैं इसका सिंपली इस ऐसे नहीं कटेगा, इसका भी जिन जिनका नहीं कटेगा मैं उनका एक बार हटा देता हूँ यहाँ पे। मैं आपको फिर से एक बार करके दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे ये है, मैंने नॉर्मली आपको ऐसे करके दिखा तो दिया है यहाँ पे ईएसआईसी वाले शीट में, आप देख सकते हैं। उसी तरीके से ही हम यहाँ पे भी करेंगे, मगर ये वही चीज़ें दोबारा रिपीट करने का कोई मतलब नहीं बनता क्या, ताकि फिर वो लंबा और हो जाएगा इससे, इसलिए मैं चीज़ें रिपीट नहीं कर रहा। आइए मैं आपको एक नई चीज़ बताता हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। जैसे कि अभी देखा, जैसे कि यहाँ पे अभी 15 एम्प्लॉई हैं, अगर मैं इसे यहाँ से हटाऊंगा ना तो देखिए 14 13 ये जो सीरियल नंबर है ना, अपने आप सेट अपने आप ये जो नंबर है जो करेक्ट सीरियल नंबर वो अपने आप ले रहा है, आप देख सकते हैं। मैं कहीं से भी हटाऊंगा तो अपने आप ही जैसे कि मैं 8 को हटाता हूँ तो देखिए यहाँ पे वो ऑटोमेटिक सब चीज़ें जो हैं वो कैलकुलेट कर ले रहा है, आप देख सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने किस तरीके से किया है ताकि आप भी चीज़ों का फ़ायदा उठा सकें। जैसे कि मैं नॉर्मली यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर से मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। जैसे मैंने 1 2 3 लिख दिया, ठीक है। अब मैं इसे यहाँ पे सिंपली ड्रैग कर देता हूँ। अब देखना, अगर मैं यहाँ पे इसे हटाऊंगा 9 को ही मान लो या फिर 4 को मान लो, तो अब देखो 3 का सीधा 5, 8 का 10, तो ये आ रहा है, तो ये थोड़ा सा अनप्रोफेशनल है। अगर आप चाहते हो आप भी इसको इस तरीके से करना, तो उसके लिए सिंपली मैंने यहाँ पे रो लिया और माइनस कर दिया रो को, ताकि जब भी मैं कोई रो हटाऊं और फिर मैंने उसके बाद एक सेल लिया ऊपर वाले को, इसको लॉक कर दिया फंक्शन F4 से, ठीक है। मैंने कहा जब भी मैं एक रो को डिलीट करूँ तो ऑटोमेटिक ये फॉर्मूला उसमें सेट हो जाए, यानी उसमें लग जाए। अब इसके बाद मैं इसे ड्रैग कर देता हूँ, अब देखना अभी सभी फॉर्मूला सभी में लग गया। अब जैसे मैं इसको यहाँ पे एक हटाऊंगा तो देखिए अपने आप ही यहाँ पे जो सब चीज़ें हैं कैलकुलेट कर ले रहा है वो अपने आप ही, आप देख सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस तरीके से एक प्रोफेशनल शीट को तैयार कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको लग रहा है कि कुछ कमी रह गई हैं या कुछ नई चीज़ें ऐड कर सकता था मैं, तो आप प्लीज़ जरूर वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।